नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें एक पार्टी है कांग्रेस। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और आज की तारीख में सबसे बड़ा विपक्षी दल है। उस दल के भीतर एक आवाज़ है जो बार-बार बुलंद होती है, उस चेहरे को आप बार-बार देखते हैं, पहचानते हैं और पार्टी की तरफ से अगर कोई मुखर आवाज़ है तो आप उनका नाम उससे जोड़ सकते हैं। हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज़ का अलम, ये शेर किसी शायर ने कहा होगा। आपकी फ़िक्र, आपकी चिंता, आपकी परेशानी, आपका विरोध, जो मुद्दे हैं, वो जिस बुलंदी के साथ उठाई जानी चाहिए, उस फ़िक्र को या चिंता को, वो ठीक वैसे उठाती हैं। सरकार जो बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के चल रही है, उसके सामने लगातार वो लड़ती हुई सी दिखती हैं। नाम है सुप्रिया स्नेत। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं और सोशल मीडिया जो कांग्रेस का है, उसकी कर्ता धर्ता भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। और आपको इतने टाइम से टीवी पर देखती हूँ यशवंत जी, और आज यहाँ पे हूँ तो बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और मुझे लगता है एक अच्छी कारगर चर्चा होगी। चूँकि सुप्रिया पत्रकार रही हैं जी, ऐसे ही न्यूज़ रूम में तो एक पत्रकार के राजनेता बनने के बाद वो सोचता होगा कि यार वो वाला ठीक था कि ये वाला ठीक है। लगता क्या ठीक है? नहीं, यही ठीक लगता है। मुझे लगता है मैं बचपन से ही मुझे पता था कि मैं एक दिन राजनीति में ज़रूर आऊँगी। बहुत इंटरेस्ट था राजनीति में और घर पर भी बहुत राजनीतिक माहौल था। पत्रकारिता करी तो खूब जमकर करी, खूब कड़ी मेहनत से करी, रात को 2-2 बजे तक ऑफिस में रहकर करी। बिज़नेस जर्नलिस्ट थी, पर पॉलिटिकल इकोनॉमी भी बहुत करती थी, तो राजनेताओं से बहुत वाक़या पढ़ता था। मज़ा आया उसमें भी। करीब 20 साल तक करी, 2 दशकों तक करी, उसमें भी बहुत मज़ा आया। बहुत एंजॉय किया, बहुत सीखा। मैं अपने सारे स्टोरीज़ खुद एडिट कर लेती थी, वीओ सब कुछ खुद। तो लोगों को थोड़ा ये दहशत रहती थी कि सब कुछ खुद कर लेती है, हम लोगों से भी करवाना चाहती है खुद से। तो जब एग्जीक्यूटिव एडिटर थी, जब छोड़ा, तो वो भी बहुत मज़ा आया। लेकिन यहाँ पर लगता है कि आप बदलाव का, आप चेंज का, आप लोगों की आवाज़ का एक साधन बन सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपके अंदर ईमानदारी है। तो मज़ा तो यहाँ ज़्यादा आ रहा है। ये जो टीवी वाला है, एडिटिंग का, पैकेज तैयार करने का, वॉइस ओवर का, अच्छी पैकेजिंग करने का, इसका फ़ायदा सोशल मीडिया जो है कांग्रेस का, उसको होता होगा। मुझे लगता है किसी हद तक ज़रूर होता है, क्योंकि मैं वीडियो समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि क्या चीज़ कहाँ पर लगनी चाहिए, किस तरह का ग्राफिक बनना चाहिए। जब मैंने शुरू में सोशल मीडिया का, आपको एक छोटा सा इंस्टेंस बताती हूँ। शुरू में जब सोशल मीडिया में आई तो ग्राफिक देखे, वो ग्राफिक में 3-4 तस्वीरें थी, बहुत लिखा हुआ था। तो मैंने एक वर्कशॉप करी सबके साथ और मैंने कहा ग्राफिक में एक तस्वीर और एक मैसेज होना चाहिए, तुरंत समझ में आना चाहिए। तो ये शायद टीवी ट्रेनिंग से आया। आपको कैसे जो आप पढ़ रहे हैं वॉइस ओवर में, वो विजुअल में दिखना चाहिए। अगर आप काशी की बात कर रहे हैं, अगर आप प्रयागराज की बात कर रहे हैं, तो एक काशी का विजुअल आना चाहिए। उस तरह की चीज़ें मुझे लगता है टीवी से आती हैं। और टीवी में ट्रेनिंग भी बड़ी अच्छी हुई थी। मैंने टीवी एनडीटीवी से शुरू किया था, और पता नहीं यहाँ बोल सकती हूँ कि नहीं, प्रणॉय रॉय डॉयन ऑफ इंडियन टेलीविजन थे, और उन्होंने हमारे साथ एक वर्कशॉप करके कहा था कि जो आप लिख रहे हैं वो दिखना चाहिए। और उसका उन्होंने बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था। शायद बीबीसी की एक रिपोर्ट थी, और इस रिपोर्ट में पैलेस्टीन की एक सड़क दिखाई गई थी, और वहाँ पर 2 चप्पलें ऐसे पड़ी हुई थी, और वॉइस ओवर आ रहा था, स्ट्रीट फुल ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस। तो वो कहीं पर दिमाग में रहता है। तो लोगों के वीडियो बनवाने में, और आजकल तो वीडियो की बड़ी धूम है हर प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के, तो वीडियो बनाना या हुक क्या हो सकता है या कहाँ पे ग्राफिक आना चाहिए, इस सब में हाँ टीवी की ट्रेनिंग काम आती है। तो कोई चीज़ लाइफ में ज़ाया नहीं जाती है शायद। जी। क्या बीएमसी का चुनाव वोट चोरी है? कि मुंबई के चुनाव में क्या हुआ, लोग वोट डालने गए, उनका नाम नहीं था। लोग वोट डालने गए, उनका वोट कोई और डाल चुका था। लोग वोट डालने गए, वहाँ पर मार्कर लगा जा रहा था बजाय इंडेलिबल स्टिंग के। और मुझे लगता है सबसे करारा तमाचा मुंबई मिरर के उस हेडलाइन ने दिया जिसने कहा इंडेलिबल स्टिंग एंड नॉट इंक। डिटॉल के उससे छूटा जा रहा है। मुझे लगता है कि जो भारतीय चुनावों में हो रहा है, चाहे वो एसआईआर के माध्यम से हो, चाहे वो वोटिंग के दिन हो, जब चुनाव आता है, जिस दिन चुनाव आता है उसके पहले और उसके बाद और उस दिन
ये धांधली क्यों नहीं समझ में आ रही है? कैसे ये धांधली हो जा रही है? आखिर चुनाव आयोग ये बातें, इस बात का जवाब कौन देगा कि इस तरह की धांधली कैसे हो जाती है? क्या ज्ञानेश कुमार जी चुप रहेंगे और लोगों के वोट कोई और डाल? आई मीन, मुंबई जैसे शहर में कल स्टॉक मार्केट बंद रहा, लोग लाइन में लगे रहे, और जब लाइन में लगकर उनकी बारी आई तो उसमें पता चल रहा है आप यहाँ नहीं वहाँ वाले बूथ पे जाइए। लोग 6-6, 7-7 बूथ घूमते रहे और उसके बाद भी उनको वोट करने की वो नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि राहुल जी जो कह रहे हैं वो बहुत वक्त से कह रहे हैं। ये बात आप गांव देहातों में जाइए, आप बिहार से आते हैं, मैं महाराजगंज से हूँ, मैं जब महाराजगंज जाती हूँ लोग कहते हैं ए बहनी कुछ गड़बड़ बा उन मशीन में। ये आज से 6-7 साल से लोग कह रहे हैं। अब लोग कहते हैं अभी SIR खत्म हुआ है, मेरे गांव में 300 लोगों के नाम कट गए। ये कहाँ के लोग हैं? इनको लापता बोल दिया गया, मिसिंग लोग हैं। ये लापता लेडीज या जेंटलमैन चल रहा है क्या यूपी में? तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में अगर आपका मताधिकार का हक सुरक्षित नहीं है तो फिर लोकतंत्र होने का कोई मतलब नहीं है। दो बातें हैं। जी हाँ। मुंबई में जो कुछ भी हुआ है, अपवाद सब जगह होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो स्टेट का है उसने कहा है कि सिल्वर नाइट्रेट जो लगाया जाता है स्याही में, उसकी मात्रा कम ज़्यादा है या नहीं है, या फिर जो भी मामले आए हैं वीडियो के ज़रिए उनकी जांच हम करेंगे। एक स्टैंड इलेक्शन कमीशन का है। बिहार में SIR हुआ, बिहार में SIR को लेकर के सड़कों पर कोई भी आदमी नहीं आया कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। बावजूद इसके अगर लगता है कांग्रेस को कि यह धांधली चल रही है, चुनाव लूटे जा रहे हैं, सत्ता दरअसल लोगों के ज़रिए नहीं किसी और जुगाड़ से हासिल की जा रही है, तो फिर अब चुनाव का बैकआउट कर दो। ये कहना बहुत आसान है और बीजेपी का तर्क है आप चुनाव क्यों नहीं बॉयकॉट कर देते? हम चुनाव नहीं बॉयकॉट कर सकते हैं क्योंकि आप 35% वोट शेयर से सत्ता में हैं, आपके खिलाफ 65% वोट पड़ा है जिसका प्रतिनिधित्व हम करते हैं, और उनको हम क्यों लेट डाउन करें? हम लोगों की मुद्दों को उठाना, संसद में रहना क्यों बंद करें? हम आपको घेरना क्यों बंद करें? हम आपको आईना दिखाना क्यों बंद करें? ये तो आपके मन की बात है, बीजेपी के मन की बात है कि विपक्ष ना रहे। वो तो विपक्ष मुक्त भारत चाहते ही, हम आपका ये सपना पूरा नहीं होने देंगे। आपने इलेक्शन कमीशन का नाम लिया, उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट की बात करी। इलेक्शन कमीशन की दलील दे लेने के बड़ी जल्दी सामने आ गया। लेकिन आज मैं एक वीडियो देख रही हूं, हवा महल जयपुर में जो विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी है जहां से बीजेपी के बाल मुकुंद आचार्य आते हैं, वहां पर जो कीर्ति कुमार जी BLO है वो कह रहे हैं भाई मैं आकर कार्यालय में DM के अपनी जान दे दूंगा, मेरे ऊपर 407 या 470 वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा है, ये सब मुस्लिम वोट्स हैं, मैंने इनका सत्यापन कर दिया है। ये बिल्कुल सुनाई दे रहा है, वो बोल रहे हैं, झूठ हम तो बोल नहीं रहे, ना विपक्ष बोल रहा है, ये BLO खुद बोल रहा है। राजस्थान में अभी तक 3 BLO की मौत हो चुकी है, 2 दर्जन से ज्यादा BLO की यूपी में मौत हो गई। उस सब पर इलेक्शन कमीशन जवाब क्यों नहीं देता है? मधेपुरा से लेके आलंद और आलंद के बाद हरियाणा, इस पर इलेक्शन कमीशन जवाब क्यों नहीं देता? मुझे याद है 5 नवंबर के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जब राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। आज तक क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इलेक्शन कमीशन ने? देखिए, मेरा अपना मानना है ये राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, ये बीजेपी बनाम कांग्रेस की बात नहीं है, ये सत्ता बनाम विपक्ष की बात नहीं है, ये इस देश में वोट के अधिकार की बात है। और मेरा यशवंत जी मानना है कि अगर एक भी व्यक्ति के वोट के साथ खिलवाड़ होता है, एक भी व्यक्ति के मन में संशय है, तो ये उस संस्था की, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जिम्मेदारी है कि वो इस संशय को दूर करे। बजाय संशय दूर करने के आपको इलेक्शन कमिश्नर कलम तोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखते हैं। ये कैसे हो सकता है? संशय दूर करने का क्या रास्ता? जैसे अभी BMC जो पहला रिजल्ट आया वो कांग्रेस के पक्ष में आया, अभी भी वहाँ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है ना बेहतर कर रहा है, और बेहतर कर सकता था अगर वो शिंदे गुट से मार नहीं खाता। तो ये साफ साफ दिख रहा है। तो एक ट्रांसपेरेंसी वहाँ नतीजों में दिख रही है कि अगर ऐसा हो गया होता तो ऐसा नहीं होता, या ऐसा हो रहा है क्योंकि ऐसा है। कर्नाटक में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है। इन तमाम सरकारों के बनने में और वहाँ आपकी व्यवस्था के होने में इसी लोकतंत्र और चुनाव आयोग की भूमिका है। अब अगर बीजेपी तेलंगाना जीत जाती तब तो लोग शायद वोटिंग करना ही बंद कर देते। अगर बीजेपी 40% सरकारा चलाने के बाद कर्नाटका वोट चोरी से जीत जाती तो कोई क्या ही बात थी। हिमाचल में लोग थूक रहे थे बीजेपी की सरकार पर, अगर उसके बाद बीजेपी जीत जाती तो ये कैसे संभव था? देखिए, वोट चोरी, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, बड़े तरीके से की जाती है। ये लठमार नहीं है वोट चोरी करना, कोई बुद्धि टखने में रखकर, जैसे हमारे कहा जाता है पूर्वांचल में, वैसे वोट चोरी नहीं होती। आप सोच समझकर वोट चोरी करते हैं। कहां पर आपके खिलाफ बिल्कुल मैंडेट है, कहां पर आपका बिल्कुल वोट शेयरिंग नहीं, आप वहां नहीं जीत सकते। अब बीजेपी कल को केरला में सरकार बनाने पर आ जाए वोट चोरी कर तो लोग थू थू करेंगे। इसलिए बहुत स्ट्रेटेजिकली
फ्रिक्वेंटली वोट चोरी की जाती है, कहां पर वोट चुराया जा सकता है। मैं तो तीनों जगहों के नाम बोलती हूँ। मधेपुरा कर्नाटका में तो हमारी सरकार है, आलंद में हम वो सीट जीते, उसके बाद भी हमने ये मुद्दा उठाया। हरियाणा में 0.5% का वोट शेयर डिफरेंस है हम में और बीजेपी में, उसके बाद भी हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ बड़े तीखे और स्ट्रेट सवाल पूछे जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से। 22 बार एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो कैसे आ गई? एक व्यक्ति 3 राज्यों में वोट कैसे कर रहा है? एक व्यक्ति की 122 जगह मधेपुरा में नाम कैसे है? मुझे लगता है कि आज, और जो जिस वाक्य की मैंने जिक्र किया हवा महल कंस्टिट्यूएंसी का, आप दिन के 10 वोट कटवा सकते हैं, दिन के 40-40, 50-50, 400-400 वोट बीजेपी वाले कैसे कटवाए ले रहे हैं? सिस्टम को कैसे बाईपास करके बीजेपी काम कर रही है, उस पर चिंता होती है। चिंता इसलिए होती है क्योंकि जब, और ये आखिरी बात है, जब चुनाव होता है और अगर प्रधानमंत्री मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं तो प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं जाता, तब नोटिस जेपी नड्डा जी को जाता है। क्यों ऐसा है? किस चीज से डरता? आप एक स्वायत्त कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपका काम निष्पक्ष और निडर चुनाव कराना है, वो आप नहीं करा पा रहे हैं। इस देश में ज्ञानेश कुमार जी और उनके साथियों का लोकतंत्र को की हत्या करने में जितना हाथ है, उतना ही हाथ बीजेपी का भी है, और मैं नाम लेकर बोल रही हूँ। जो ब्राज़ीलियन मॉडल का मामला है उस पर कई बार सफाइयाँ भी आई हैं और उसको कई तरीके से रखने की भी कोशिश की गई है। जो सवाल आपका चुनाव कराने और चुनाव को लेकर के धांधली का आरोप है, रास्ता क्या है? कोई विकल्प तो आपके सामने होगा ना कि नहीं हम तो ऐसे भरोसा नहीं कर रहे, हम ऐसा चाहते हैं। देखिए, हर चीज को नादानी में हटा देना ये विपक्ष नहीं करेगा। हमसे ये गलती हो गई, ब्राजीलियन मॉडल 22 बार आ गई, हमसे ये गलती हो गई, फलानी जगह महिला जीवित है उसको मृत घोषित कर दिया, हमसे ये गलती हो गई। कितने ही लोग यूपी में परिवारों के वोट जुड़ गए, जो लड़के बाहर काम करने गए उनके वोट कट गए, हमसे ये गलती हो गई। ये नादानी मत करिए, ये सोची समझी साजिश है। मीडिया भले इसको नादानी मानकर माफ कर दे, विपक्ष इसको नादानी नहीं मानेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र के खिलाफ काम हो रहा है। चाहे वो ज्ञानेश कुमार जी कर रहे हो, चाहे वो संधू जी कर रहे हो, चाहे वो जोशी जी कर रहे हो, और मैंने तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स का नाम बड़ी ही जिम्मेदारी से यहां पर लिया। आपके ऊपर लोकतंत्र को जीवित रखने का, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। अब आपने जो दूसरा सवाल किया, इसका क्या चारा है, इसका क्या उपाय है? उपाय तो बहुत सिंपल है। सर्वप्रथम तो हमने देश की जनता के सामने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। इसलिए खोलना जरूरी था क्योंकि देश की जनता को भरोसा था कि हमारे वोट के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। देश की जनता को भरोसा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन, स्वायत्त संस्था है, ये हमारे पक्ष में काम करेगी। आपके पक्ष में काम नहीं कर रही है, बीजेपी के लिए काम कर रही है। असलियत यह है कि आज लोकमत में खबर छपी है जहां पर चुनाव के दौरान मुंबई में वोटर को ढूंढने के लिए चुनाव अधिकारी बीजेपी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? और ये नादानी नहीं है, ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। मुझे लगता है पहला स्टेप है देश की जनता के सामने कच्चा चिट्ठा रख के कलई खोलने का। दूसरा स्टेप है नेम एंड शेम करने का। अगर मैं ज्ञानेश कुमार का नाम लेती हूं तो मैं उनसे आज तक मिली भी नहीं हूं, मेरा उनसे कोई खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है, मेरा उनसे कोई पर्सनल विवाद नहीं है। शायद अगर वो मुझे किसी एयरपोर्ट पे मिल जाए तो मैं एक दूसरे को हम नमस्ते ही करेंगे, लेकिन जिस पद पर बैठकर वो ये काम कर रहे हैं उनको नेम एंड शेम करना जरूरी है। और उसके बाद तमाम विकल्प है जो हमारे सामने खुले हैं। जब मतदाता सूची तैयार की जाती है, चूँकि आप तो पत्रकार भी हैं, राजनेता भी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, एक बीएलओ है जो मतदाता सूची तैयार करता है, वो कोई भी कर्मचारी हो सकता है। उसके साथ पार्टियों के एजेंट्स होते हैं जिसको आप बीएलए कहते हैं। आपकी पार्टी का भी होगा, बीजेपी का भी होगा, बाकी दूसरे दल होंगे उनका भी होगा। उनकी नज़र होती है कि जिस आदमी का नाम जा रहा है या कट रहा है ये ठीक है कि नहीं है। अगर आपकी पार्टी उसी मोर्चे पर बहुत मजबूत होती, सजग होती, तो फिर ये आवाज़ इस तरह से उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस सवाल के दो जवाब हैं, और इस सवाल का पहला जवाब ये है कि कहीं पर ठीकरा पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर फोड़ा जा रहा है कि आपके तो बीएलए थे ही। नहीं, ये काम बीएलए के करने का नहीं है। इसी के लिए चुनाव आयोग बना है, इसी के लिए कंसोलिडेटेड फंड चुनाव आयोग तो अपना काम कर रहा है, उस पे बता रही हूं, मुझे बोल लेने दीजिए। चलिए, कांग्रेस के पास हर राज्य में कार्यकर्ता है, एक छोटी पार्टी उसके पास नहीं है, क्या उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या उसको अधिकार नहीं है कि वोटिंग लिस्ट ठीक होनी चाहिए? ये ठीकरा पॉलिटिकल पार्टीज पर फोड़कर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा जा रहा है। ये गलत है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है। बीएलए होना या ना होना इंसिडेंटल है। बीएलओ को जो काम दिया गया और बीएलओ के ऊपर जो प्रेशर बनाया जा रहा है उसकी चर्चा होनी चाहिए। विपिन यादव गोंडा में बीएलओ थे, उनसे कहा गया पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम काटो, उन्होंने आत्महत्या कर ली जहर खा के। कौन जवाब दे रहा है इलेक्शन कमीशन से?
कितने ही बीएलओ ने प्रेशर के आते जान दी, कितने ही लोगों ने खुदकुशी करी, कौन बोल रहा है? पहली बात ये। दूसरी बात जो आपने कही कि अगर उसी मोर्चे पे हो जाता, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर चोरी हो जाए और हम थाने जाएं और कहें चोरी हो गई है तो पुलिस आपसे कहे कि नहीं भैया, जब चोरी हो रही थी तब आप सजग क्यों नहीं रहे? चोरी हुई है, पुलिस का काम है चोर को ढूंढना। वोट चोरी हुई है, इलेक्शन कमीशन का काम है त्रुटियों को का समाधान करना, ये काम बंद करना। और मैं एक छोटी सी बात यहां पे जरूर कहना चाहती हूं, अगर संस्था ईमानदार होती और वोट चोरी के इतने बड़े प्रूफ आ रहे होते, ये लांछन नहीं लगा रहा है कोई, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या हम लोग जहां पे आपके प्लेटफॉर्म पे या कहीं पर बोल रहे हैं, हम कोई आक्षेप लगाकर नहीं भाग रहे हैं, हम प्रूफ देकर बोल रहे हैं ऐसा ऐसा हुआ है। हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर लिस्ट के सबके प्रूफ देकर बात करिए। तो ये ठीकरा प्लीज पॉलिटिकल पार्टीज पर मत फोड़िए। इसके लिए चुनाव आयोग बना है, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी ना करके पॉलिटिकल पार्टीज पर ठीकरा ना फोड़े। चुनाव आयोग की तो कल ही सुप्रीम कोर्ट में खुल रही है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कितने लोग के नाम कटे, कोई जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से पहले कहते रहे आधार नहीं मानेंगे, बाकी देश में माना जा रहा है, फिर नाक करके मानना पड़ा, फिर बोला गया हम बताएंगे नहीं किसका नाम। क्यों नहीं कहा बताएंगे आप? ये कोई गुप्त गोपनीय काम हो रहा है। अरे लोकतंत्र में जितनी पारदर्शिता होनी चाहिए उतना अच्छा है, वो पारदर्शिता नहीं है। ठीकरा पॉलिटिकल पार्टीज पर मत फोड़िए, क्योंकि अगर मैं आपकी एक मिनट के लिए बात मान भी लूं कि छोटी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं कर सकती हैं? उनको संविधान में अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का, साफ सुथरी वोटर लिस्ट का। पहली बिगिनिंग जो आधार है हमारे निष्पक्ष चुनाव का, वो है एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट। वो वोटर लिस्ट कहाँ साफ सुथरी कि है? बाकी आगे भी चलना है, जी हाँ, लेकिन जी मुझे हाँ, लगता है कि इस बात में थोड़ा रुकना ज़रूरी है थोड़ी देर के लिए। चुनाव आयोग कहता है कि हम अपना काम ज़रूरी मानते हैं, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है और हम बहुत सफाई से, ईमानदारी से इसको कर रहे हैं। पिछले 20-23 वर्षों में 2003 से लेकर 2026 के बीच में बड़ी संख्या में बाहर के लोगों को, जो विदेशी हैं, उनको आपने वोटर आई कार्ड दिया, उनको भारत के भीतर बसने की विदेशी जगह दी। कौन है? आप विदेशी शब्द जैसे इस्तेमाल कर रहे अवैध हैं, तो नागरिक BJP जो क्या पाए, कहते हैं? मैं आपको तो सवाल जो चुनाव आयोग की तरफ से आ रहा है, जैसे नादिया जिले में सबसे ज़्यादा संख्या में लोग अवैध मतदाता पाए गए, यानी कि वो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो यह बिहार इन में लोगों को SIR हुआ। छांटने का अधिकार वो कहता है कि मेरे पास है, SIR का अधिकार मेरे पास है। मेरे ऊपर कुछ सवाल है तो उसके रास्ते हैं, तो बिहार में तो कुछ भी नहीं मैं हुआ। इन दोनों चीजों का जवाब दूंगी। इलेक्शन कमीशन का काम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मताधिकार से जोड़ना है। इलेक्शन कमीशन का काम नागरिकता डिसाइड करना नहीं है, वो काम अमित शाह के डिपार्टमेंट का है, होम मिनिस्ट्री का है। इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये इस देश के उच्चतम न्यायालय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। पहली बात। दूसरी बात, आपने बिहार में एक्सरसाइज करी, कितने घुसपैठिए मिले आपको? आप जिनको विदेशी नागरिक, अवैध, शायद संकोचवश कह रहे हैं, जिनको घुसपैठिया कहा जाता है। दिल्ली में चुनाव हुआ, घुसपैठिया आ गए। बंगाल में चुनाव होगा, घुसपैठिया आ जाएंगे। बिहार में चुनाव होगा, घुसपैठिया आ जाएंगे। मेरे उत्तर प्रदेश में घुसपैठिया आ गए। इसके दो बातें हैं, अगर घुसपैठिए आ गए तो 11 साल से आप झुंझुना बजा रहे हैं सत्ता में बैठकर। आपकी केंद्र में सरकार है, आपके घटक दल की राज्य में सरकार है, और घुसपैठिए आते जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह तो ये बताएं कि आपका बॉर्डर मैनेजमेंट क्यों फेल हो रहा है अगर घुसपैठिए आ रहे हैं। आप तुरंत घुसपैठियों को के घुसने के लिए गलती मानिए और इस्तीफा दे दीजिए। पहली बात ये। और दूसरी बात, घुसपैठिए हर उस राज्य में आते हैं जहां चुनाव होता है, चुनाव खत्म, घुसपैठिए खत्म। दिल्ली में पूरा चुनाव घुसपैठिए कितने घुसपैठिए पकड़े गए दिल्ली में? कितने घुसपैठियों का वोट रद्द हुआ बिहार में? मेरा अपना मानना, ये जो घुसपैठिए वाला आर्ग्यूमेंट है ना, ये स्पीशियस आर्ग्यूमेंट है। ये आर्ग्यूमेंट एक निर्बल सरकार देती है जब वो चुनाव में और कोई बात कर नहीं सकती। बंगाल में क्या कह रही है? घुसपैठिए, इतने घुसपैठिए आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं बंगाल में? आप क्या कर रहे हैं बॉर्डर पे? आपके रहते हुए घुसपैठिए। 11 साल से आप सत्ता में। अब आप ये नहीं कह सकते नेहरू जी ने क्या किया था। अब आप बताइए 11 साल में आपने क्या किया घुसपैठिए रोकने के लिए। और मैं फिर से एक बात कहूंगी, चुनाव आयोग जब ये कहता है कि हम ये काम कर रहे हैं, उसका मंजर क्यों नहीं दिख रहा है? चुनाव आयोग से पूछा गया, ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप ही के जैसे एक पत्रकार ने पूछा कितने घुसपैठिए मिले बिहार में। उन्होंने क्वेश्चन ही नकार दिया, आगे बढ़ गए। क्यों? बताते, 1 मिले, 2 मिले, 10 मिले, 1000 मिले, लाख मिले, क्यों नहीं बताया गया? तो मेरा अपना मानना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने के लिए ये स्पीशियस आर्ग्यूमेंट दे सकती है, चुनाव आयोग नहीं दे सकता है। गृह मंत्रालय ने कोर्ट में एफिडेविट के जरिए कहा है कि बंगाल में जो सरहदी इलाके खाली रह गए हैं, जिनकी बाड़बंदी नहीं हुई है, दरअसल वो ममता बनर्जी सरकार के लैंड एक्विजिशन ना करने के चलते हैं। इसलिए उस इलाके से जो लोग भी भारत में घुस रहे हैं, उसका कसूर
ममता बनर्जी की सरकार पर जाता है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ ये अमित शाह जी की फिजूल की बातें, और मैं इसको बिल्कुल दरकिनार करती हूँ। बंगाल के बगल में बिहार है। बिहार में आपके 6 विधायक हैं। चूड़ा दही की पार्टी चल रही है वहाँ। आपकी पार्टी ने भी फ्लोट किया कि भैया चूड़ा दही करेंगे। आपके विधायक ही उसमें नहीं आए। सब ठीक है? मुझे लगता है सब ठीक है। मैंने इस मामले को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया है, पर मुझे लगता है सब ठीक है। मतलब मैं खबरें पढ़ रही हूँ कि कोई कहीं जाने वाला है, कोई कहीं नहीं जाने वाला, मैं क्यों उस पर टिप्पणी करूँ? देखिए भविष्य के गर्त में क्या है। बिहार बड़ा राज्य है और चूंकि कांग्रेस बहुत बड़ा दल है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखती रहती है। बंगाल में एक सीट नहीं है। सपना बिहार नहीं में देखती है, काम करती है लोगों के लिए। हम सपना नहीं देखते राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने लोकतंत्र का। में सुप्रिया सीटों लोकतंत्र से चीजें में तय होती हैं लोकतंत्र ना। में यशवंत जी, मुझे ऐसा तो लगता है कि जनमत से तय होता है। ये बिल्कुल तय होता है, लेकिन ये आर्गुमेंट से मैं यकीन इसमें नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैंने अपने नेता को बिल्कुल अलग तरह आप से काम करते पार्टी हुए के देखा प्रवक्ता है। हैं, हाँ, आप मुखर आवाज हैं। हाँ। एक संकट बिहार के भीतर है कि आपके दल के 6 विधायक मुझे जा नहीं सकते लगता हैं ऐसा होगा। जेडीयू में। मेरा अपना यह मानना है बात कि बार बार कही जा मेरा रही है। अपना मानना है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ का नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व इस बात को जरूर संज्ञान में ले रहा होगा। मैं उसने इन्वॉल्व नहीं हूँ, इसलिए मैंने टिप्पणी नहीं करी। ऑफ कोर्स बड़ा मामला है, मैं बिल्कुल नकार नहीं रही हूँ। एक राज्य आपका कर्नाटक है और वहाँ जिन 2 लोगों को आपने, तो मुख्यमंत्री के नीचे आप डीके शिव कुमार हैं, वो कहते हैं कि 2.5 साल का यह कॉन्ट्रैक्ट था। राहुल गांधी जब मैसूर जाते हैं तो वो भी मिल लेते हैं एयरपोर्ट पर। सिद्धरमैया कहते हैं कि राहुल गांधी को तय कर देना चाहिए, रोज़ रोज़ का लफड़ाई ख़त्म कर दीजिए। क्या चल रहा है कर्नाटक में? कुछ नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि राजनीति में अम्बिशन होना या राजनीति में महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है। हर व्यक्ति जो राजनीति में आता है, जैसे डीके शिव कुमार जी हैं, वो जरूर बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री। सिद्धारमैया जी जनाधार के बड़े नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। तो मुझे लगता है उसमें कोई गलत बात नहीं है, महत्वाकांक्षा की बात। मुझे लगता है कि ये सारी बातें कांग्रेस की लीडरशिप, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो, हमारे अध्यक्ष हो, हमारी सीपीपी लीडर हो, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, ये मिल बैठकर तय करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतनी अटकलें लगाने की ज़रूरत है या इसमें कोई इतनी संशय है। मुझे लगता है कि ये बड़ी ये बात कोई गलत नहीं है। इसमें क्या गलत बात है? डीके शिव कुमार जी हमारे पीसीसी अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा, उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया, वो चुनाव हम लोग जीते। वो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, इसमें क्या गलत बात है? सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी ने मिलकर एक बहुत ही कल्याणकारी सरकार चलाई है, चाहे वो गृह ज्योति योजना हो, गृह लक्ष्मी योजना हो, शक्ति हो, युवा शक्ति योजनाएं हो। कर्नाटक की परचेजिंग पावर बढ़ी। आज कर्नाटक परचेजिंग पावर में वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया है। एक भी बीजेपी स्टेट उसके आसपास नहीं है। मुझे लगता है उन्होंने कमाल का काम किया है, और मुझे नहीं लगता कि महत्वाकांक्षा कोई गलत चीज़ है। नहीं, क्यों गलत है? ठीक है, आप अपनी बात पे बिल्कुल सही हैं। मैं इस बात का दूसरा सिरा पकड़ रहा हूँ। यह जो टकराव है बार बार कर्नाटक में सतह पर आता है। आपके मुख्यमंत्री ने शायद इसलिए कहा कि वंस फॉर ऑल इसको आप रिजॉल्व कीजिए। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि जहाँ प्रयास कामयाब नहीं होते हैं वहाँ प्रार्थनाएं कामयाब हो जाती हैं। यानी कि यह जो खटपट है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो लीडरशिप है आला कमान, वो उसको सुलझाने में नाकाम है। नहीं, मुझे नहीं लगता नाकाम है। हर चीज़ का एक वक्त होता है, और राहुल जी पेशेंस के बहुत बड़े पक्षधारी हैं। मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार जी को थोड़ी सी धैर्यता रखनी चाहिए, और जो भी पार्टी के लिए, जो भी सरकार के लिए, जो भी कर्नाटका की जनता के लिए उचित होगा, वो फैसला हमारी लीडरशिप करेगी। अभी राहुल गांधी ने एक बयान कह दिया था, उनका वीडियो आया जो बहुत ही विवाद में आया, और वो ड्रोन को लेकर के था कि हिंदुस्तान को ड्रोन बनाने नहीं आता है, पुर्जे कैसे होते हैं, उसका पूरा उसकी इंजीनियरिंग कैसी होती है, ये सब हिंदुस्तान को नहीं आता है। और जनरल द्विवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमारी जो फ़ौज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके मुताबिक ये है कि 5000 ड्रोन एक कमांड बना लेता है। तो ये कहना बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के कुछ ड्रोन नहीं आता कहाँ है। से बनकर आ रहे हैं, ये तो आपको भी पता है ना। नहीं, आपके आर्मी चीफ कहते हैं कि अगर हम जब खरीदने ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान के ड्रोन्स आए, वो सब इजरायली ड्रोन्स थे। इजराइल तो आपका मित्र था। चीन से तो आप गलबैयां कर रहे थे, चीन का नहीं, सारा सुप्रिया, इक्विपमेंट इस्तेमाल होता। पाकिस- लेट मी फिनिश। देखिए, डिफेंस की बातों को पॉलिटिकल कलर बिल्कुल मत दीजिए। जनरल द्विवेदी ने राहुल गांधी का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं उनका जवाब नहीं दूंगी। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पर मेरे चाचा और मेरे तमाम फूफा और मेरे तमाम भाई फौज की यूनिफॉर्म पहनते हैं। मुझे लगता है ये गलत है, ये काम आप भी मत करिए। डोंट गिव इंडियन डिफेंस अ पॉलिटिकल कलर। लेकिन अगर डिफेंस की बात कर ही रहे हैं तो चलिए बात करते हैं। आज की तारीख में खबर आई है कि भारत सरकार 114 राफेल खरीदने वाली है 3.25 लाख करोड़ रुपए पर।
जो राफेल 570 करोड़ का था वो 2850 करोड़ पे आप कैसे खरीद रहे हैं? और उसमें कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है, उसमें सोर्स कोड फ्रांस के पास रहेगा, उसमें इंडिजिनियस सिर्फ 30% होगा। मतलब ना आपका मेक इन इंडिया, उस आपकी जो मेक इन इंडिया है वो भी फेल हो गई उसके आगे, आपकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फेल है। सोर्स कोड फ्रांस के साथ रहने का मतलब है कि ना सॉफ्टवेयर का आपके पास सोर्स कोड है, ना अगर आप अपनी देसी मिसाइल उस पर लोड करना चाहते हैं, आप हमेशा फ्रांस पर डिपेंडेंट रहेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक नहीं हो रहा, इसका जवाब कौन देगा? मुझे लगता है ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर इस देश में चर्चा होनी चाहिए। इस देश में चर्चा होनी चाहिए कि हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इस समय क्या है। हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जब हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं कि चीन मुस्तैदी से पाकिस्तान के साथ खड़ा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसी दिन शाम को जयशंकर जी चीन से गले मिलकर फोटो खिंचा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? आप आर्मी को क्या संदेश दे रहे हैं जब देश का विदेश मंत्री कहता है हम छोटी इकोनॉमी है, वो बड़ी इकोनॉमी है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? क्यों नहीं लड़ सकते हैं? हमारी फौज जज्बे से लड़ती है। और हम किस बात का जवाब दें जब हमारे प्रधानमंत्री चीन से गलबैया करते हैं, लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, लेकिन चीन से हमारा ट्रेड डेफिसिट 116 बिलियन डॉलर हो गया है। पहली बार इतिहास में 37 बिलियन डॉलर था जिस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। 37 बिलियन डॉलर को 116 बिलियन डॉलर पर पहुंचाया। इतनी निर्भरता हमारी चीन पे बढ़ाई है। तो जब बात करने पे आएंगे तो कलई बहुत खुलेगी। इसीलिए मुझे लगता है डिफेंस पर उसको राजनीतिक रंग मत दीजिए, वो गलत। मैं चाहता हूं कि मेहमान को बोलने का पूरा मौका दिया जाए, लोगों को सुनना भी चाहिए। जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग थी हाल में, उसमें ड्रोन आपके पास इजराइल के ज़रूर थे, लेकिन तुर्की के ड्रोन पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए, ना कि इजराइल के किए। दूसरा मामला है कि राफेल का अब जब उस समय ऐसा हुआ यशवंत जी, जब उन्होंने टर्की का किया तो हमने क्या किया? हमने तुरंत बैन कर दिया टर्की को एयरपोर्ट मैनेजमेंट से। वापस खुल गया, वो वापस हो रहा है। तो ये जो है ना धूल झोंकने का काम मैं आता हूँ क्योंकि जो जियोपॉलिटिक्स है और डिप्लोमेसी है ये एक अलग लेवल का है। तो फर्क लेकिन हमारी पूरी तरह से फेल्ड है इस समय। मैं आप कह रही हैं, मुझे बीजेपी कोई है नहीं, मेरा सवाल आप सुन लीजिए बस। यह जो सेना का शौर्य है, सेना का सम्मान है, जैसे मैंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान को ड्रोन बनाना नहीं आता है, तो आपकी यह बात बुरी उन्होंने ये नहीं कहा हिंदुस्तान को ड्रोन बनाना नहीं आता। आप उनको गलत कोट कर, उन्होंने कहीं पर भी नहीं कहा। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी इट, ही हैज नेवर सेड दिस। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि हिंदुस्तान को ड्रोन बनाना नहीं आता है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि इंडिजिनियस। Yeah, because we are only assembling drones in India, and he's absolutely right. आप यशवंत जी, आप तो ये समझते हैं कि असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग में क्या अंतर होता है। आज हम ये कहते हैं कि हम दुनिया में सेकेंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि हम असेंबल कर रहे हैं। हम 116 बिलियन डॉलर के कंपोनेंट्स चाइना से ला रहे हैं, यहाँ पर असेंबल कर रहे हैं, इसलिए बन गए। हम एप्पल का फ़ोन यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, हम असेंबल कर रहे हैं, जैसे हम बाकी तमाम मोबाइल फोन्स असेंबल करें। असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग में अंतर है। हम बहुत बड़ी चिप की बात कर रहे हैं। हमारी एक भी चिप यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, सब असेंबली यूनिट है। सारे कंपोनेंट्स बाहर से आ रहे हैं, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। मैं आता हूं, तो शुक्रिया। व्यापक तौर से देखिए ना वो मैं क्या आता हूं। इस समय बहुत तरह के क्राइसिस हैं, आमतौर पे लोग नहीं समझते होंगे, लेकिन हम लोग चर्चा करें, हम सब समझते हैं कि दुनिया में ग्लोबल क्राइसिस किस तरीके से चल रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपके आर्मी चीफ कहते हैं एक कमांड जो है ना वो 5000 ड्रोन बना रहा है, तो उन पर भी यकीन होना चाहिए, क्योंकि सेना का सम्मान पार्टी करती है, सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, सबसे पुरानी पार्टी है, उस पार्टी का। अगर आप चाहेंगे कि मैं जनरल द्विवेदी के खिलाफ बोलूं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। आप मुझसे 50 सवाल कर लीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगी। मैंने कहा कि बस यकीन करना चाहिए कि जनरल हमारे बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें यकीन नहीं है? अगर पार्टी, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस ने जितनी शौर्य और पराक्रम की सराहना की है, जिस तरह से आर्मी के साथ खड़ी रही है, वैसे बीजेपी ने कभी नहीं किया है। तो फिर पृथ्वीराज चौहान के बयान का आपने खुल करके विरोध क्यों नहीं किया कि ये गलत है? बिल्कुल आपको किया। बार-बार नहीं करना चाहिए। पार्टी का आप नेता हैं और आप कहते हैं कि मैंने जो कहा मुझ पर कायम हूं। जयराम रमेश हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन है, उन्होंने बोला, मैंने बोला, पवन जी ने बोला, हम सब ने उसका खंडन किया। हम नहीं मानते उस बात को। हमने कहा ये उनकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, कांग्रेस पार्टी की ओपिनियन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि, और ये मैं छोटी सी बात यहां पे कहना चाहती हूं, हमने ये डिसाइड किया है भारत सरकार ने कि अब चीनी कंपनियों को जो 6 साल से उनके ऊपर बैन था गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से, वो बैन हटाया जाएगा। क्यों हटाया जा रहा है ये बैन? क्या 20 जाबाजों की जो शहादत हुई गलवान में, उसका कोई मतलब नहीं है? हमारी आर्मी स्ट्रेटेजिक यूनिट्स पर बैठी थी, आज भी अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति लद्दाख में नहीं हो पाई, उसका कोई मतलब नहीं है। हमारी आर्मी ने विड्रॉ करा अपने आप को, क्योंकि सरकार चाहती थी कि कोर कमांडर टॉक हो,
उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा अपना मानना है कि आर्मी के शौर्य को और पराक्रम को ना बीजेपी समझती है ना समझ सकती। जो पार्टी जिसका डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि आर्मी मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, जो कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में ऐसी घिनौनी बात करते हैं, जो लोग एयरफोर्स को आलसी बताते हैं, उस पर मैं टिप्पणी करूंगी, फिर तो मैं बखिया उधेड़ने पर आ जाऊंगी और पूरा दिन बीत जाएगा। और ये एक मिनट और एक छोटी सी बात बता दूं, मैं आशा करती हूं कि मेरा इंटरव्यू एडिट नहीं होगा। बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो मोदी जी से सवाल पूछना चाहती हूं, आपकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि बनिया की हिम्मत एक आर्मी ऑफिसर से ज्यादा है, एक सिपाही से ज्यादा है। लेकिन बीजेपी और बीजेपी की सरकार लगातार ये कहती रही है कि सेना के साथ, सेना के सम्मान के साथ हम खड़े हैं, तो सेना के और सम्मान के साथ खड़े होकर उनको बर्खास्त करना चाहिए था। लगातार ऐसा होता रहा है, लेकिन बार बार बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? आपके एमएलए रणवीर सरकार ने क्या अपने किया? साथ जोड़ा क्या? उन्होंने तो यही कहा, जो आप कह रही हैं, बीजेपी ने कमोबेश वही कहा। आपने कहा पृथ्वीराज चौहान के बयान को हम नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ किसी पद पर नहीं बैठे हैं। नहीं, बीजेपी जो कहती है, सरकार जो कहती है, मेरा काम है कि आप सामने रखना। नहीं, उनका काम, उन्होंने लगातार ये कहा कि हमने एक अग्रेसिव फिलॉसफी अपनाई है। जो पहले हम डिफेंसिव मोड में रहा करते थे, हम एग्रेसिव मोड में हैं। हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, हम गलवान से लेकर के तवांग तक चीन का जवाब देते हैं। हमने डिफेंस सेक्टर को इम्प्रोवाइज़ किया है। अब हम एक्सपोर्ट करते हैं, 1 लाख करोड़ तक एक्सपोर्ट हिंदुस्तान आज की तारीख में करने लगा है। तो जाहिर है ये सारी बातें, और प्रधानमंत्री हर समय आपको सेना के बीच में दिखते हैं, खासकर दिवाली के आसपास यशवंत हर जी, बार दिखते हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने यूज किया वर्ड अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है। कौन सी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है? मोदी जी अपने घर में अग्रेशन दिखा रहे हैं, कहाँ है अग्रेसिव स्ट्रैटेजी? मैं पूछती हूँ आपसे, कहाँ नहीं है? मैं आपको बता रही हूँ कहाँ है, आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। क्या मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते? मुझे दुख होता है, इसलिए दुख होता है क्योंकि ये मोदी जी का अपमान नहीं है, ये मेरे देश का अपमान है, ये मेरे प्रधानमंत्री का अपमान है, 140 करोड़ लोगों का। कहाँ अग्रेशन है? वेयर इज द अग्रेशन? देयर इज एब्सोल्यूट प्रोस्ट्रेशन, नतमस्तक हुए पड़े हैं। आपने बोला, अब मैं आज की खबर है, हम ईरान के चाबार एयरपोर्ट से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, हम विड्रॉ कर रहे हैं। सारे सरकारी डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया है, वेबसाइट बंद कर दी गई है। $120 मिलियन हमने उसमें इन्वेस्ट किए थे, 1100 करोड़ रुपए। हमें एशिया में, सेंट्रल एशिया में जाने का, पाकिस्तान को दरकिनार करके जाते। क्यों हमने ऐसा किया? हम अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं। आप कह रहे हैं अग्रेशन। अब मैं आप जो सरकार कहती रही है, मैं आपके सामने सब रखता हूँ। आपने कहा कि डोकलाम में भारतीय फौज लगभग 2.5 महीने तक चीनी फौज के सामने खड़ी रही। आप बाद में चीन को पीछे जाना पड़ा। दूसरा, अब मुझे बोलने, ये भी कहती है, मैं कहता ठीक है, तवांग के वीडियो दुनिया ने देखे कि भारतीय फौज ने चीनी फौजियों को मार करके और उस तरफ भगाया। गलवान में भारत लगातार कहता रहा है कि हमारे जो टुकड़ी हमारी थी वो गई थी बताने के लिए, कैंप यहाँ से हटाइए। उन्होंने हमला किया, हमारे 20 शहीद हुए, उनके 40 गए। ठीक है, अब हम शख्सगाम पे आते हैं। प्रधानमंत्री ने अमेरिका को लेकर के संसद के भीतर कहा कि जो भी पाकिस्तान के साथ हुआ वो भारत और पाकिस्तान के बीच में था। डीजीएमओ लेवल की बैठक हुई थी, इसमें किसी भी देश के, किसी भी व्यक्ति का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उस संसद के भीतर बोल चुके हैं। शख्सगाम जो है आज की तारीख में, वो कन्फ्यूज़न है कि जम्मू कश्मीर नहीं, वो पीओके है। पीओके मैं आता हूँ, ठीक। तो भारत ने ऐतराज़ किया उस पर ना, भारत की सरकार ने उस पर ऐतराज़ किया है। मैं सिर्फ कहना कि शख्सगाम जो है वो 5000 स्क्वायर किलोमीटर जो इलाका है, जो पाकिस्तान ने गिफ्ट किया है और एक्साई चीन के साथ जुड़ करके वो 45,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका बन गया है, जो शिनजियांग से जुड़ता है, वो पीओके का है। और हिंदुस्तान, भारतीय संसद में भी एक रेजोल्यूशन रहा है। आपकी जो असेंबली है जम्मू कश्मीर के भीतर, उसमें भी 24 सीटें खाली रहती हैं पीओके के लिए। पीओके को लेकर के हिंदुस्तान की सरकार और जनता सबके बीच में राय साफ है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ आई, बीजेपी की दलीलें दे दी ना, अब मैं बीजेपी जो सरकार कहती है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सवाल ये है कि फिर तो ठीक है ना। आपने कहा सरकार का कहना है, तवांग सरकार का कहना, बिल्कुल बिल्कुल मैं मानती हूं। उन्होंने हमारे 20 मारे, हमने उनके 400 मारे होंगे, क्योंकि मुझे अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम पर पूरा पूरा भरोसा है। और इसीलिए मैं चाहती हूं कि जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जब जाग के कहते हैं कि चीन खड़ा था पाकिस्तान के साथ, तो हमें उस समय चीन के खिलाफ बोलना चाहिए था। हमें उस समय चीन की जी हजूरी नहीं करनी चाहिए थी, जो नरेंद्र मोदी जी ने भी करी, जो जयशंकर जी ने भी करी। यह होता है सरकार। नेतृत्व क्या होता है? सेना को बुलेट चलाना थोड़ी सिखाएगा नेतृत्व, सेना के हाथ बांधने का काम किया। आपने सेना को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भेजा, क्यों सेना को मैन्यूवरेबिलिटी नहीं दी गई? क्यों एकदम से सीज फायर कर दिया गया? जब पाकिस्तान की गर्दन हमारी सेना के हाथ में थी तो हमने सीज फायर कर लिया। यह सेना के शौर्य की तौहीन नहीं है। अब बात करते हैं शख्सगाम की। मुझे लगता है इससे ज्यादा अपोलोजिस्ट आर्ग्यूमेंट क्या होगा कि वो पीओके हमारा है,
पीओके हमारा हिस्सा है, इसमें कोई संशय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में हो सकता है संशय हो सकता है राजनाथ सिंह जी के दिमाग में संशय हो, हमारे लेकिन ये दिमाग में किस कोई कारण संशय से नहीं है है। सुप्रिया? और एक तीसरी बात बहुत जरूरी है। आपने यहां पर दलील देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने संसद में कहा कि जो हमारे और पाकिस्तान के बीच में हुआ उसमें किसी तीसरी शक्ति का हाथ नहीं था। इस देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर 70 बार यूएस का राष्ट्रपति कहता है मैंने सीज फायर कराया। यूएस का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कहता है वो मुझे खुश करने के लिए सारे काम कर रहे हैं। क्या हमारी भारत सरकार में, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार में, क्या खुद नरेंद्र मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुलकर बोले डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर कि वो झूठ बोल रहा है? वो नहीं कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री भारत की संसद में खड़ा होकर भारत का प्रधानमंत्री भारत की संसद में खड़े होकर क्या उस पर यकीन नहीं करेंगे? नहीं बार-बार करेंगे। कहा जाए इसलिए नहीं करेंगे, सनक की इसलिए हद नहीं तक है, वो करेंगे। बार-बार एक ही बात कह रहा है, तभी तो बार-बार जवाब देंगे उस आप? सन की आदमी को कॉल आउट करिए ना। अगर वो सनक है, उस आदमी की सनकपन है, मैं तो मानती हूँ सन की आदमी है, सन की आदमी का पर्दाफाश करिए ना। क्यों नहीं बोला वो उन्होंने? जैसे आप कह रहे हैं कि आपका खून क्यों नहीं खौलता है, वो भी आपसे पूछते हैं कि जो आज का पीओके है वो किसके कारण है? अक्साई चिन जो चीन के कब्जे में हमारा एक बड़ा इलाका है, वो किसके कारण है? जो हालात चीन के साथ हैं वो किसके कारण हैं? पाकिस्तान के साथ जो आज की लड़ाई पीओके को लेकर है किसके कारण है? वो भी तो कहते हैं कि आपका खून क्यों नहीं खौलता है? उस आजादी के बाद जब भारत का विभाजन हुआ, जो कि बहुत दुखद था, लेकिन वही एक कंडीशन थी और इसमें सरदार पटेल इन्वॉल्व थे, इसमें नेहरू जी इन्वॉल्व थे, सब इन्वॉल्व थे। अगर हम 1947 के भारत की बात करेंगे, करिए बिल्कुल बात, मैं तो मानती हूं हाँ अक्साई चिन हमारी फौज हारी, लेकिन क्या हमारी फौज जीती नहीं? हमारी फौज तमाम बार जीती। अगर 1971 की जीत को आप अपनी जीत नहीं मानते तो 1962 की हार को आप हमारी बार बार बोलकर हमारी सेना को शर्मिंदा क्यों करते? जंग लड़ी जाती है, उसमें से कुछ हारी जाती है, कुछ जीती जाती है।